ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सम क्वेश्चंस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें पहला एग्जांपल है अ सैंपल ऑफ 100 ड्राई बैटरी सेल्स टेस्टेड टू फाइंड द लेंथ ऑफ लाइफ प्रोड्यूस्ड फॉलोइंग रिजल्ट्स। यानी हमारे पास ड्राई सेल्स हैं, हम उनकी लाइफ देखना चाहते हैं कि कितनी लाइफ होगी, एक्सपेक्टेड लाइफ हम कैलकुलेट करेंगे। तो जो हमने रिजल्ट फाइंड किया है उसके अंदर हमें जो एक्स बार मिला, यानी मीन लाइफ थी वो 12 आवर्स थी और सिग्मा यानी जो स्टैंडर्ड डेविएशन था वो 3 आवर्स था। एज्यूमिंग डेटा इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, व्हाट परसेंटेज ऑफ बैटरी सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू हैव लाइफ? फर्स्ट, मोर देन 15 आवर्स, सेकेंड लेस देन 6 आवर्स एंड बिटवीन 10 and 14 आवर्स। यानी कि जो हमारा 100 ड्राई सेल हमारे थे उनमें से जो एवरेज लाइफ थी लगभग 12 आवर्स की निकल के आई और स्टैंडर्ड डेविएशन आया वो 3 आवर्स का है। तो कह रहा कितने परसेंट बल्ब ऐसे बैटरी सेल ऐसे मिलेंगे जिनकी लाइफ 15 आवर्स से ज़्यादा होगी, कितने ऐसे होंगे जिनकी 6 घंटे से कम होगी, कितने ऐसे होंगे जो 10 to 14 के आवर्स के बीच में होगी। डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके तो हमने डिस्कस किया था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के जो पैरामीटर्स होते हैं वो होते हैं मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ मीन हमें गिवन है, इसको म्यू कह लो या एक्स बार कह लो। सो देयर एक्स डिनोट्स द लेंथ ऑफ हियर एक्स डिनोट्स द लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ ड्राई सेल। तो जेड इक्वल टू हम इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करेंगे। तो जेड इक्वल टू हम मान लेते हैं एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, सो विच इम्प्लाइज जेड इक्वल टू एक्स माइनस 12/3। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। तो पहले पार्ट में क्या रहा है, मोर देन 15 आवर्स, तो x की वैल्यू 15 हो गई, तो यानी z कितना हुआ? तो z हो गया 15 माइनस 12/3 दैट इज 1। तो हमसे पहले पार्ट में क्या रहा है, लाइफ मोर देन 15 आवर्स, यानी प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन 15 इज इम्प्लाइज प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन 1। ध्यान रखना z हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा जिसका मीन 0 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है। तो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट z इज ग्रेटर देन 1। और नाउ लुक एट दैट ग्राफ, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ है, ये पॉइंट है हमारा z और हमसे कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट z इज ग्रेटर देन 1। z इज ग्रेटर देन का मतलब है ये शेडेड एरिया है, ये शेडेड एरिया हमारे को प्रोबेबिलिटी बताएगा। तो हमें ये शेडेड एरिया निकालना है कितना होगा। तो हमें पता है 0 से लेके इनफाइनाइट तक का जो एरिया है वो 0.5 है, क्योंकि टोटल एरिया हमारा 1 होता है कर्व के बीच में, और क्योंकि ये इसका मीन इसको बाइसेक्ट करता है तो 0.5 दोनों तरफ होता है। तो टोटल एरिया 0.5 है। अगर 0.5 में से हम एरिया 0 से लेके 1 तक का एरिया, z इक्वल टू 0 से लेके z इक्वल टू 1 तक का एरिया, जिसको लेट सपोज मैं रेड मार्क से कर दे रहा हूँ, अगर ये सब्ट्रैक्ट कर दें 0.5 में से तो जो ब्लैक शेडेड एरिया है वो हमें मिल जाएगा। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि टेबल हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस की थी, टेबल में जो वैल्यू दी होगी वो 0 से लेके उन पॉइंट्स की होगी, यानी कि हमें एरिया 0 से लेके 1 तक का तो मिल जाएगा। तो 0 से 1 का एरिया हम टेबल से निकालेंगे और 0.5 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा एरिया निकल के आ जाएगा ब्लैक वाला शेडेड एरिया जो है, यानी z इज ग्रेटर देन 1 वाला। तो हमने इसको लिख दिया दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इज लेस देन z इज लेस देन इनफाइनाइट, यानी 0 से इनफाइनाइट का एरिया यानी 0.5 माइनस एरिया बिटवीन 0 एंड 1। अब एरिया बिटवीन 0 एंड 1 को हम कैसे देखते हैं, ये मैंने आपको बताया था टेबल में। दिस इज द टेबल ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो z इक्वल टू 0 सपोज करो z इक्वल टू 1 है, तो हम टेबल में आते हैं, टेबल में z इक्वल टू 1 ये लिखा हुआ है। तो इसके करस्पॉन्डिंग आगे बढ़े ये वैल्यू मिल गई, क्योंकि z यानी 1.00 है तो ये होगी 0.3413। सो दिस इज 0.3413। तो 0.5 माइनस 0.3413 इट कम्स आउट टू बी 0.1587। दैट मीन्स 15.87% ड्राई बैटरीज ऐसी होंगी हमारी जिनकी लाइफ 15 आवर्स से ज्यादा होंगी, एक्सपेक्टेड वैल्यूज बेसिकली। लेस देन 6 आवर्स, तो x इक्वल टू 6 विच इम्प्लाइज z इक्वल टू -2। z की वैल्यू हमने ये मानी थी इक्वेशन में, x माइनस 12/3, तो x की वैल्यू 6 रख दी, तो दिस इज -2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 6 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन -2। z इज लेस देन -2 का मतलब हो गया ग्राफ में अगर आप देखो तो ये रेड वाला एरिया, एंड दिस एरिया इज बेसिकली इक्वल टू, अगर हम देखें तो
इस वाले रेड एरिया के, क्योंकि सिमेट्री है। z इक्वल टू -2 यहाँ है, z इक्वल टू 2 यहाँ है, तो ये जो दोनों रेड एरिया हैं दोनों बराबर हो जाएंगी। तो हमने यहाँ वही लिखा है z इक्वल टू -2 लेस देन -2 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन 2, और z इज ग्रेटर देन 2 का मतलब फिर वही हो गया 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ z लाइज बिटवीन 0 एंड 2। यानी कि अगर हम 0 और 2 के बीच का एरिया को, यानी कि ग्रीन वाले एरिया को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दें, तो जो हमारा एरिया है वो एरिया हमको मिल जाएगा। तो हम वही करते हैं, टेबल में जाएंगे और टेबल में जाके वैल्यू निकालेंगे z इक्वल टू 2 पे वैल्यू कितनी है। तो कैसे सिलेक्ट करेंगे, z इक्वल टू सपोज करो नाउ दिस वैल्यू इज 2, तो इस टेबल में 2 पे आए, दिस इज हियर z इक्वल टू 2, तो z इक्वल टू 2 के करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है दिस वैल्यू इज रिटन हियर 0.4722, यहाँ पे लिख दिया 0.4722, सब्ट्रैक्ट किया 0.0228, then the number of cells having the life less than 6 hours is 2.28%. Now the third, ये कह रहा है the life less than between 10 and 14 hours. तो 10 and 14 का मतलब हो गया when x equal to 10, z is equal to 0.67, and when x equal to 14, this is again positive quantity. तो when p, any probability of x lies between 10 and 14 is equal to probability of in terms of z, it lies minus 0.67 to 0.67। यानी कि ये एरिया अगर आप ग्राफ में देखें, क्योंकि सिमेट्रिक है, सिमेट्री के कारण यानी कि 2 times this becomes 2 times area of this is z lies between 0 to 0.67। अब 0.67 पे टेबल पे वैल्यू निकालेंगे फिर से, तो हमें एरिया निकालना है 0.67, सपोज करो z इक्वल टू 0.67 है, ये z इक्वल टू 0.67, तो कैसे निकालेंगे, यहाँ आ जाइए, ये हो गया 0.67 का मतलब इस रो में आगे बढ़ते जाएंगे और यहाँ पे आके रुकेंगे, तो ये जो वैल्यू आई 0.2485, so this is 0.2485 multiplied by 2, so this quantity is समथिंग लाइक दिस, और परसेंटेज के टर्म्स में लिखेंगे तो 49.7% हो गया। यानी कि इतने हमारे ड्राई बैटरीज ऐसी होंगी जिनकी जो लाइफ है वो 10 से 14 आवर्स के बीच में होगी, अराउंड 50% बैटरीज हमारी ऐसी होंगी। अनदर क्वेश्चन, आर डेली वेजेस ऑफ 1000 वर्कर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अराउंड अ मीन ऑफ 140 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 10। तो यही दो हमारे पैरामीटर हैं, एक हमें मीन गिवन है और एक स्टैंडर्ड डेविएशन। एस्टिमेट द नंबर ऑफ वर्कर्स हुज डेली बेसिस विल बी बिटवीन 140 टू 144, लेस देन 126 एंड मोर देन 160। तो सेम प्रीवियस जैसा क्वेश्चन था वैसे ही क्वेश्चन ये सॉल्व हो जाएगा। तो हम पहले हमें डेली एक्स मान लिया, डेली बेसिस ऑफ द वर्कर है, हमें म्यू और सिग्मा की वैल्यू गिवन है, मीन पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन पता है। हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम z इक्वल टू हमेशा यही मानते हैं, z इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, विच इम्प्लाइज x माइनस 140 अपॉन 10। तो पहला पार्ट कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट x लाइज बिटवीन 140 टू 144। सो दैट मीन्स व्हेन x इक्वल टू 140 z इक्वल टू 0 एंड व्हेन x इक्वल टू 144 z इक्वल टू 0.4। So that is probability of x lies between 140 to 144 is equal to the probability of z lies between 0 to 0.4। तो 0 to 0.4 का मतलब यहाँ से ये वाला शेडेड एरिया, और टेबल में अगर हम 0.4 पे जाके वैल्यू निकालेंगे, दिस इज 0.1554, तो यहाँ पे रख देंगे 0.1544। और नंबर ऑफ वर्कर्स गेटिंग वेज बिटवीन 140 टू 144, क्योंकि 1000 लोगों के ऊपर हमने टेस्टिंग की हुई है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वी आर एक्सपेक्टिंग दैट 155 वर्कर्स ऐसे होंगे जिनका डेली वेज इज 140 से 144 के बीच में होगा। दूसरा पार्ट कर रहा है लेस देन 126, तो लेस देन 126 मतलब x इक्वल टू 126 का मतलब है z की वैल्यू हो गई -1.4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 126 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज लेस देन -1.4, यानी कि ये शेडेड एरिया, एंड विच इज इक्वल टू z इज ग्रेटर देन 1.4।
दैट इज सिमेट्री के कारण। जितना नीचे के एरिया होगा शेडेड एरिया z इक्वल टू 1.4 के बराबर ही होगा। तो यहाँ पर हमें ये वाला एरिया निकालना है, दैट इज इसको अगर मैं ग्रीन कर दूं, अगर हमें ये ग्रीन एरिया, बेसिकली हमें एरिया निकालना है ये वाला ब्लैक वाला शेडेड एरिया, लेकिन हम ये एरिया, हम जो ग्रीन वाला एरिया है ये हम निकाल सकते हैं टेबल से, और टोटल एरिया यहाँ 0.5 है, तो 0.5 से सबट्रैक्ट कर देंगे इसको। तो वही हमने किया है, 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इज लेस देन z इज लेस देन 1.4। तो 1.4 पे अगर वैल्यू निकाल के देखें तो 1.4 पे वैल्यू है हमारी 0.4192, तो वो वैल्यू यहाँ पे रख दी। 0.5 माइनस 0.4192 वी गेट 0.0808। नंबर ऑफ वर्कर्स गेटिंग वेज लेस देन 126,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस कम्स आउट टू बी 81। वी आर एक्सपेक्टिंग द 81 वर्कर्स आर दोज जिनकी सैलरी डेली वेज 126 से कम है। अब कह रहा है ग्रेटर देन 160, तो x इक्वल टू 160, तो z इक्वल टू 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 160 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन 2। तो ग्रेटर देन 2 का मतलब है ये शेडेड एरिया। तो ये निकालने के लिए अगर हमारे को फिर से वही है कि 0.5 में से ये अगर ये हम ग्रीन वाला एरिया सबट्रैक्ट कर दें तो हमें वाला एरिया मिल जाएगा। तो ये एरिया हम निकाल सकते हैं, दिस वैल्यू इज बेसिकली 2। तो ये वैल्यू हम 0 से लेके z इक्वल टू 0 से लेके z इक्वल टू 2 तक की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ये इस टेबल में आ जाइए, ये है वैल्यू 0.4772, तो वही हमने लिखा है 0.5 माइनस 0.4772, दिस कम्स आउट टू बी 0.0228, और नंबर ऑफ वर्कर्स गेटिंग वेज मोर देन 160,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, वी गेट 23। सो वी आर एज्यूमिंग 23, वी आर एक्सपेक्टिंग 23 वर्कर्स वर दोज हु विल गेट सैलरी मोर देन 160 रुपीज। And lastly we will discuss this question. Again, this is very simple question. The life of army shoes is normally distributed with 8 months, mean 8 months, and standard deviation 2 months. If 5,000 pairs are insured, how many pairs would be expected to need replacement after 12 months? यानी कि हमने उनको इंश्योर किया हुआ है 5,000 पेयर्स को, तो कितने ऐसे होंगे पेयर जिनको हम 12 मंथ्स के बाद हम मतलब रिप्लेसमेंट करेंगे। तो कैसे पता चलेगा? 5,000 इंश्योर्ड है, तो हम ये निकाले थे कितने ऐसे हैं जो 12 मंथ से ज्यादा चलेंगे, और 5,000 में से घटा देंगे। तो वी आर गेटिंग नंबर ऑफ पेयर्स हुज लाइफ इज ग्रेटर देन 12 मंथ्स। तो वो तो हमारे को रिप्लेस नहीं करने, लेकिन जो बचे वो बाकी सारे रिप्लेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें गिवन है म्यू इक्वल टू 8, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 2, एंड वी आर एज्यूमिंग x द लाइफ ऑफ शूज। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 12 मंथ्स। बेसिकली कितने शूज ऐसे हैं जो 12 मंथ से ज्यादा चलेंगे वो निकाल रहे हैं। तो यहाँ से z की वैल्यू हो गई 12 माइनस 8 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ z इज ग्रेटर देन 2, यानी कि ये शेडेड एरिया हमें निकालना है, इज इक्वल टू 0.5 माइनस ये ग्रीन वाला शेडेड एरिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इज लेस देन z इज लेस देन इक्वल टू 2, और ये वैल्यू अभी हमने टेबल से निकाली थी, दिस वैल्यू इज 0.4772, और 0.5 से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 0.0228। तो ये टोटल 5,000 में से कितने पेयर ऐसे होंगे जिनकी लाइफ 12 मंथ से ज्यादा होगी, तो 5,000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो दैट इज 114। यानी नंबर ऑफ पेयर्स हुज लाइफ इज मोर देन 12 मंथ्स इज 114, यानी इतने पेयर ऐसे होंगे जिनकी लाइफ हमारी 12 मंथ से ज्यादा होगी। तो यानी कि बाकी के जो बचे वो 12 मंथ से कम होंगे, और 12 मंथ से कम होंगे तो रिप्लेसमेंट होगा। तो पेयर ऑफ शूज नीडिंग रिप्लेसमेंट आफ्टर 12 मंथ विल बी 5,000 माइनस 114 इक्वल टू 4886, यानी इतने पेयर्स ऐसे होंगे जो 12 मंथ्स के बाद रिप्लेस हो जाएंगे। और लास्टली एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक हम लोगों को बेसिकली z की वैल्यू पता थी और हम उससे एरिया निकाल रहे थे। यहाँ हमारे को एरिया पता होगा और हम z की वैल्यूज निकाल के कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन अ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन 31% of items are under 45,
and 8% items are above 64. Find the mean and standard deviation of the distribution. It is given that ft is equal to 1 upon under root 2 pi 0 to t e की power minus x square dx. Then f 0.5 is equal to 0.19 and f 1.4 is equal to 0.42. इस डिस्ट्रीब्यूशन को देख के आप लोग कंफ्यूज मत करना. बेसिकली अगर आप इस डिस्ट्रीब्यूशन को देखो तो ये आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ही ग्राफ दे रखा है यहाँ पे इन्होंने. जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे विद रेस्पेक्ट टू x और जब लिमिट रख दोगे 0 टू t तो आपको जो इसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जैसा फंक्शन मिल जाएगा. तो बेसिकली यहाँ पे डायरेक्टली कह के कि पॉपुलेशन हमारी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म्स में, यानी कि ये वैल्यूज को डायरेक्ट ना कह के इन्होंने इस फॉर्म में कहा गया है. इसे कंफ्यूज मत करना आप लोग. तो हम एज्यूम कर देते हैं लेट mu and sigma be the mean and standard deviation respectively. 30% of items are under 45. So that means we are assuming our mean lies between 45 to 65 के बीच में कहीं mean lie कर रहा है. हम terms में बात करें in terms of x. तो हमने distribution में यहाँ मान लिया x equal to mu है, 45 उसके लेफ्ट हैंड साइड में होगा और 64 राइट हैंड साइड में होगा, क्योंकि हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि मीन इन दोनों के बीच में ही है. तो z के टर्म्स में अगर हम देखें, इसको यहाँ समझने वाली बात है, अगर z के टर्म्स में देखें तो x के टर्म में तो मीन म्यू है, तो z के टर्म्स में तो ये जीरो ही होने वाला है. z के टर्म्स में जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन जीरो होता है. x इक्वल टू 45 है हमें गिवन है, तो इस x इक्वल टू 45 के करस्पॉन्डिंग z कितना होगा, वी विल कैलकुलेट दिस. और x इक्वल टू 64 की करस्पॉन्डिंग z कितना होगा ये कैलकुलेट हम कर लेंगे. ओके, उस कैलकुलेशन की हेल्प से फिर हम बाद में वैल्यू निकालेंगे क्या आती है वैल्यूज. लेट अस सॉल्व. प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 45 इज इक्वल टू, हमें ये नहीं पता कि z क्या होने वाला है, हमें z1 यहाँ पे बेसिकली कैलकुलेट करना है. सो वी विल कैलकुलेट इट. तो दैट मीन्स this is nothing but probability of z1 is less than z is less than 0. यानी कि z के टर्म्स में अगर हम बात करें, हमें एरिया निकालना है x लेस देन 45, यानी कि ये वाला एरिया ब्लैक शेडेड एरिया. तो ब्लैक शेडेड एरिया का मतलब ये हो गया, अगर हम इसका रिफ्लेक्शन कर दें, क्योंकि ये डेटा हमारा जो भी है वो सिमेट्रिक डेटा है, तो ये जो एरिया है सपोज करो हमारा दिस इज z1 हमने पॉइंट माना हुआ है, तो माइनस इन्फाइनाइट से लेके z का जो एरिया होगा वही हमारा z1 से लेके इन्फाइनाइट का एरिया होगा, और ये वैल्यू हमारी z इक्वल टू 0 ही होती है. ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.5 माइनस ये वाला एरिया, इसको मैं अगर ग्रीन कर दूं तो 0.5 माइनस दिस ग्रीन एरिया, तो वही यहाँ लिखा है 0.5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इज लेस देन z इज लेस देन z1. ओके, तो ये एरिया हमें दे रखा है 31% है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 31% आइटम इज लेस देन 45, यानी ये एरिया है 31% का मतलब 0.31. तो ये 0.5 माइनस 0.31 इज इक्वल टू 0.19. तो 0.19 के करस्पॉन्डिंग ऑलरेडी वैल्यू दे रखी है इन्होंने, दिस इज 0.5. तो दिस इज 0.5 z की प्लस वैल्यू है, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव में लेके चल रहे हैं हम, तो z इक्वल टू माइनस साइन लगाएंगे यहाँ पे. तो दिस वैल्यू इज माइनस 0.5. सिमिलरली व्हेन x इक्वल टू 64 वी आर एज्यूमिंग z इक्वल टू z2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इज लेस देन z2 इक्वल टू, अब ये एरिया 0.5 है, सॉरी 0.8 है, यहाँ लुक एट दैट, ये 0.8 है. तो यहां से यहां तक का एरिया पूरा हमें पता है 0.5 है. 0.5 में से ये एरिया घटा दें तो 0 से लेके z तक का एरिया हमें मिल जाएगा. सो दिस इज 0.5 माइनस 0.0 इज इक्वल टू 0.42, और 0.42 की करस्पॉन्डिंग वैल्यू है एट 1.4 की, तो z इक्वल टू हो गया 1.4, यानी z2 इक्वल टू 1.4. तो हमें z की दो वैल्यू मिल गई, एक मिल गई माइनस 0.5 और एक मिल गई 1.4. अब हमें पता है कि z इक्वल टू होता है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा. अब देखिए यहाँ पे हमें
हमें निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू एंड सिग्मा। हमें यहाँ पर z पता है और x पता है, करेक्ट। सो व्हाट विल हैपन व्हेन x इक्वल टू 45, z इक्वल टू 0.5। तो इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज रख दी। तो 0.5 इक्वल टू 45 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो एक इक्वेशन आ गई, म्यू माइनस 0.5 सिग्मा इक्वल टू 45। एंड व्हेन x इक्वल टू 64, z2 इक्वल टू 1.5 सॉरी 1.4। तो 1.4 रख दिया इस इक्वेशन में, वी गेट अनदर इक्वेशन। और इन दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को। सो वी गेट म्यू इक्वल टू 50 एंड सिग्मा इक्वल टू दिस इज 10। तो हमें यहाँ पे दोनों वैल्यूज मिल गई, यानी कि मीन कितना होगा ये भी हमें पता चल गया और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा ये भी हमें पता चल गया। एंड आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शायद ये कई बार एग्जाम में पूछा भी गया होगा। लेट मी चेक इट आउट। यस, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड ट्वाइस इन AKTU 2018 एंड 2019। 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आई होप कि ये आपकी समझ में आ गया होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। थैंक यू वेरी मच।